नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हो गया है और बीएसपी 90 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर नेशनल लोकदल को चुनाव लड़ाया जाएगा। 2019 में गठबंधन टूटने के बाद एक बार फिर ये लोग साथ में आ गए हैं और इस गठबंधन में कहीं ना कहीं अभिषेक बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, 5 सीटें कांग्रेस के पास गई, 5 सीटें बीजेपी के पास गई। बीजेपी को भारी नुकसान हरियाणा में उठाना पड़ा। तो अब जैसे कि लोकसभा चुनाव में और भी दल तैयार हो गए हैं बीजेपी को घेरने के लिए, तो कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जवाब है उन लोगों को जो एक परसेप्शन बनाते हैं कि मायावती या बहुजन समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। वैसा नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें भी उत्तर प्रदेश में जिस मजबूती के साथ बहन जी ने चुनाव लड़ा और बीजेपी को हार का सामना करना, दलित वोटर जो है ट्रांसफर हुआ, वो बीजेपी के लिए खतरे घंटी थी। अब हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा का जो राजनीतिक समीकरण है वो आए दिन बदलता है। अभी पिछले दिनों सरकार गिराने तक पर नौबत आ गई थी, क्योंकि 3 जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने, जिनका समर्थन एनडीए को ही था, उन्होंने अपना समर्थन लेकर कांग्रेस के साथ वो चले गए और फिर फ्लोर टेस्ट तक की हरियाणा सरकार में बात आई। नायाब सिंह सैनी को खट्टर साहब को हटाकर नायाब सिंह सैनी को जरूर बनाया गया, लेकिन शायद शबनम उस स्तर से वो मजबूत नेता साबित नहीं हुए हैं। और जिन ओबीसी समाज के वोटरों को साधने के लिए नायाब सिंह सैनी को लाया गया था, वो भी मुझे मजबूती के साथ वोटरों को जो है बीजेपी के पक्ष में लाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब यहां समझिए मायावती का गठबंधन, मायावती प्लस INLD, मतलब अभय चौटाला प्लस मायावती, एक खेमा हो गया। दूसरा खेमा हो गया कांग्रेस का जो हरियाणा में बहुत मजबूत है, और तीसरा खेमा हो गया बीजेपी का जो 10 साल से लगातार हरियाणा की सत्ता में है, वो लोकसभा के लिहाज से हो या फिर विधानसभा के लिहाज से हो। विधानसभा में भी पहले खट्टर साहब मुख्यमंत्री, फिर दूसरे टर्म में भी खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे। अब कुछ दिन पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लोकसभा के लिहाज से कहा जाता है अभिषेक कि जैसे ही वहां खट्टर को हटाया गया और नायब सिंह को लाया गया, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा, क्योंकि उनकी जो छवि थी खट्टर की, वहां मजबूती से वो उभर रहे थे, वहां लोगों के बीच उनका प्रभाव ठीक ठाक था। लेकिन एक नए चेहरे को हरियाणा में बिठाया, तो जिस प्रैक्टिकल को बीजेपी सक्सेस करना चाहती थी वो सक्सेस तो हुआ नहीं, उसके लिए फेल साबित। उसकी राजनीति दूसरी है। 2014 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती, 2019 में 10 की 10 सीटें जीती, लेकिन 24 में घटकर 5 पर आ गई। इसका कारण है जो 10 साल से विधानसभा पर एक छत्रराज कर रही है बीजेपी, वहां एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा फिलहाल बीजेपी के लिए हो चुकी है। जैसा आपने कहा खट्टर साहब के बारे में, खट्टर साहब भी हरियाणा की राजनीति पर एक मजबूत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, या फिर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो अभी डिप्टी सीएम जो है बनाए गए, माफ कीजिएगा मैं नाम जो है देवेंद्र फडणवीस, जिस तरीके से प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे। असम में हिमंता बिश्वा शर्मा, जिस तरीके से बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से एक प्रभावी नेता साबित हुए, वैसे खट्टर साहब एक प्रभावी नेता साबित नहीं हुए। वो किसानों का मुद्दा हो, उस पर वो किसानों को टैकल नहीं कर पाए। और अब 2024 के चुनाव में जो जेजेपी से बीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ा था, वो इसलिए तोड़ा था कि जाट और गैर जाट की राजनीति हरियाणा में चलती है। जाट वोटर कांग्रेस के पास है और जेजेपी के पास है, तो बीजेपी के पास वो बहुत कम परसेंटेज में आता है। इसीलिए नायब सिंह सैनी को लाया गया कि जो गैर जाट वोटर है, मतलब जो ओबीसी समाज है, वो बीजेपी के पक्ष में आ जाए। नायब सिंह सैनी के आने से थोड़ा बहुत फायदा हुआ शबनम। अगर नायब सिंह सैनी पर यह दाव नहीं खेला जाता तो जो 5 लोकसभा की सीटें जीती हैं वो और कम हो सकती थी। अब मैं आता हूं विधानसभा चुनाव पर कि एक खेमा हुआ मायावती प्लस INLD, एक खेमा हुआ कांग्रेस पार्टी का और एक खेमा हुआ बीजेपी का। बीजेपी लड़ती है गैर जाट वोटरों पर, कांग्रेस लड़ती है जाट वोटरों पर। अब तीसरा खेमा बचा INLD प्लस मायावती। INLD जाट वोटर पर लड़ती है और मायावती हो गई दलित वोटर। तो दलित प्लस जो जाट वोटर होगा वो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शबनम बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसी के साथ इन लोगों ने एक दाव और इस बार खेलने की कोशिश की है, वो है फ्री बिजली, गरीबों को न्याय दिलवाएंगे। फिर वही संविधान वाला मुद्दा एक इनडायरेक्टली उठाने की कोशिश की गई है कि इस सरकार में गरीबों को दबाया जा रहा है, निचले स्तर के लोगों को दबाया जा रहा है, हम उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। किसानों का मुद्दा जो सबसे अहम हरियाणा में माना जाता है, उस मुद्दे को भी इन लोगों ने भुनाने की कोशिश की कि हम किसानों को आगे बढ़ाएंगे अगर हम सक्सेस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो मुद्दे आगे बढ़ाने
दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बल पर विपक्ष शायद अब लोकसभा चुनाव में मजबूती पकड़ पाया है। तो इसी के साथ जब दोनों का, बीएसपी का और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हुआ, तो अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस जब घबराहट में होती है तो वो इस तरह की बातें जरूर करती है, वो जरूर इस तरह की बातें करती है। ये तो भूपेंद्र हुड्डा तो पूर्ण रूप से भाजपा का एजेंट है, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है, ये उसने साबित कर रखा है कि वो एजेंट के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल चलेगा, आप भी दुआएं करें। नहीं, हमने सबके लिए सारी चीजें रखी है, जो प्रॉमिस के सारे पूरे कर। अभय चौटाला को तो आपने सुन लिया। इस गठबंधन के बाद क्या कुछ कहा, अब आपको सुनाते हैं आकाश आनंद, जो मायावती के अब राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बन गए हैं और धीरे धीरे राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए आकाश आनंद को। जेजेपी को भी वोट डाल के देखा, उन्होंने कांग्रेस को भी वोट डाल के देखा और भाजपा को भी वोट डाल के देखा। अब तीनों ने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक। और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है, कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। जी देखिए, जैसे आपको पहले बताया था, नहीं देखिए बिल्कुल पहले आपको जैसे बताया था कि जो गठबंधन जाता है वो दो फैमिलीज का एक रिश्ता होता है, दो राजनीतिक दलों का एक रिश्ता होता है। जब कोई चीज कंफ्यूजन में रहती है या कोई कंसर्न आती है तो वो आपस में बात करके ही डिसीजन लिया जाता है। तो पहले भी आपस में बात करके डिसीजन लिया था, पर इस बारी हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बारी हम नई सारी खाली चुनाव लड़ेंगे, बल्कि जबकि सरकार भी बनाएंगे। जी थैंक यू। वो कांग्रेस देखे कि उनका क्या काम है पिछले 5 सालों में, जब वो केंद्र की सरकार में रह के भी सरकार नहीं बना पा रहे, केंद्र में भी वो सरकार नहीं बना पा रहे, तो वो उनकी कमियां हैं। अपनी उनकी कमियां दूसरी पार्टी और दूसरी राजनीतिक दलों पे डालना, ये तो हम भी पलट के बोल सकते हैं कि तुम बीजेपी की बी टीम हो और तभी तुम हम लोग राजनीतिक जो रीजनल पार्टीज हैं उनको उभरने नहीं देती। खैर, थैंक यू सो मच। देखिए, जो बात शबनम मैंने शुरू में कही थी कि सबसे पहले तो जवाब मिल गया कि जो मायावती की पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, वो बीजेपी की भी टीम नहीं है। इस गठबंधन ने वो साबित कर दिया। अब देखना होगा कि हरियाणा में क्या कुछ नए समीकरण बनते हैं। अब पहले भी गठबंधन में रहे हैं, क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आए। अब देखना होगा कि बीजेपी शबनम इसकी क्या कुछ जो है काट ढूंढती है। तो अब बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि अब कांग्रेस भी टक्कर देने के लिए तैयार है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो बीजेपी के लिए आगे मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं, क्योंकि विधानसभा में इनेलो ने भी 10 सीटें जीत ली थी। अगर अब वो बीएसपी के साथ आती है तो शायद मुकाबला और टफ हो सकता है। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।